हेलो बच्चों। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन वाले चैप्टर में अभी तक हमने 3 टॉपिक्स को क्लियर कर लिया है। पहले में हमने पुष्प की संरचना के बारे में बात करी थी, दूसरे में हमने पुंकेसर की संरचना के बारे में बात करी थी और तीसरे लेक्चर में हमने लघु बीजाणु जनन के बारे में बात करी थी। तो नर जनन भाग को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम मादा जनन अंग यानी जायांग के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अपन गाइनोसियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मादा जनन अंग होता है और इसकी एकल इकाई को गुरु बीजाणु पर्ण या फिर मेगा स्पोरोफिल भी कहते हैं। ठीक है, एकल इकाई को आप स्त्री केसर भी कह सकते हो, मेगा स्पोरोफिल भी कह सकते हो, इंग्लिश में आप इसको पिस्टिल या कार्पल भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसके नाम है, पिस्टिल है, कार्पल है, स्त्री केसर है, गुरु बीजाणु पर्ण है, इन सबका मतलब एक ही है। ठीक है, अब देखिए स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। एक होता है वर्तिकाग्र, दूसरा होता है वर्तिका और तीसरा होता है अंडाशय। ठीक है, ये 3 भाग होते हैं। डायग्राम से समझो। देखो ये होता है एक स्त्री केसर का डायग्राम, जिसमें सबसे ऊपरी भाग है, चौड़ा भाग है, जहां पर परागकण आकर के गिरते हैं, वो है वर्तिकाग्र। ठीक है, और जो नलीनुमा भाग है दूसरा वाला, इसको कहते हैं अपन वर्तिका, जहां से पराग नलिका होते हुए अंडाशय तक पहुंचती है। ठीक है, और सबसे जो अंतिम फूला हुआ भाग है उसको अपने कह दिया कि ये अंडाशय है। ठीक है, तो ये इसके 3 भाग होते हैं, तीनों को समझते हैं पहले। देखिए वर्तिकाग्र जो होता है, स्टिग्मा कहते हैं इसको अपन, ये शीर्षस्थ भाग है, ग्राही है, पराग कणों को ग्रहण करने वाला भाग होता है और इनको अंकुरित करने में भी सहायता प्रदान करता है। ठीक है, पराग कणों को अंकुरित करने में भी हेल्प करता है। दूसरा जो भाग है वो है वर्तिका स्टाइल। ये पतली नलीनुमा संरचना है और अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ती है। ठीक है, पराग नलिका की गति हेतु मार्ग प्रदान करती है। ठीक है, तो ये वर्तिका होती है। तीसरा जो भाग है ओवेरी, ये सबसे निचला आधारीय और फूला हुआ भाग होता है, जिसको अपन ने अंडप अंडप भी कह दिया है, जिसको अपन अंडप या ओव्यूल भी कहते हैं। ठीक है, और निषेचन जो होता है ये इसी अंडप में, इसी अंडाशय में होता है। समझ में आ गए तीनों भाग? देखो अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं, मेरे नोट्सों को पढ़ रहे हैं, तो आपको और कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, खास करके बायोलॉजी के कंटेंट के लिए। ठीक है, मैंने एनफ लिख दिया है, सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। नीट और बोर्ड के एग्जाम के लिए ये नोट्स काफ़ी हैं। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करते रहनी है, जिससे आपके कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो संरचना मैंने आपको बता दिया कि 3 भाग हैं, एक तो वर्तिकाग्र है, एक वर्तिका है, एक अंडाशय है। इसके अलावा कुछ और पार्ट्स भी मैंने लिखे हैं, उनको भी जान लो। देखो ये पूरा जो स्त्री केसर है, ये एक भाग पर रुका हुआ है, भाग पर डटा हुआ है, जिसको हमने कह दिया पुष्पासन। ये मैंने पुष्प की संरचना में भी बताया था आपको कि पूरा अंडाशय पुष्पासन के ऊपर ही रुका रहता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके ये पुंकेसर हैं, पुंकेसर भी कहाँ पर रुके रहते हैं? इसी पुष्पासन पर रुके रहते हैं। चाहे वो दलपुंज हो गए या फिर वायु दलपुंज हो गए, ये सभी पुष्पासन पर ही रुके रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अंदर मैंने बताया आपको, अच्छे से देखो। देखो अंदर जो है, मैंने आपको ये छोटे छोटे से बीजांड बताए हैं बहुत सारे, है ना? ये जो दिख रहे हैं आपको, ये बीजांड है। तो ये बीजांड जो है, ये सभी बीजांडासन पर स्थित है। ठीक है, ये बीजांडासन है, इसको प्लीसेंटा कह दिया हमने। ठीक है, जो खाली वाला भाग है उसको हमने कह दिया कि ये लॉक्यूल है, अंडाशय गुहा है। ठीक है, और ध्यान रखना कि बीजांड को जो प्लीसेंटा से जोड़ता है उसको हमने कह दिया बीजांड ब्रंथ यानी फ्यूनिकल। ठीक है, यहाँ पर दिख नहीं रहा आपको, आगे आपको और अच्छे से बताऊंगा मैं। बीजांड की, सिर्फ एक बीजांड की संरचना में उठा के बताऊंगा। ये जो दिख रहा है ना आपको छोटा सा, इसी की संरचना अपने को पढ़नी है ना? स्त्री केसर की संरचना मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गई होगी। चलो आगे चलते हैं। देखिए बीजांड अंडाशय की भित्ति से बीजांडासन नामक अत्यंत कोमल ऊतक द्वारा जुड़ा रहता है। मैंने बताया था ना, प्लीसेंटा। प्लीसेंटा से जुड़ा रहता है कौन? बीजांड। ये बीजांड अंडाशय के अंदर उपस्थित अंडाशय गुहा में पाए जाते हैं। मैं बीजांड बीजांड नाम क्यों ले रहा हूं बार बार? क्योंकि सारा प्रोसेस इसी बीजांड में होने वाला है। इसी बीजांड में क्या होगा? इसी बीजांड में निषेचन होगा, है ना? अंडाशय में निषेचन नहीं होता है, जो अंडाशय में बीजांड पाया जाता है उसमें निषेचन होता है। उसी में क्या होती है? गुरु बीजाणु कोशिकाएं पाई जाती है ना? तो देखिए अंडाशय में बीजांडों की संख्या जो है वो अलग अलग हो सकती है। किसी में एक हो सकती है, किसी में अनेक हो सकती है ना?
जैसे गेहूं, चावल या मक्का में एक होती है, पपीता, तरबूज, ऑर्किड में अनेक हो सकती है। तो बीजांड अनेक हो सकते हैं। मैंने अभी डायग्राम बताया था, यहाँ पर बहुत सारे बीजांड मैंने आपको बताए। देखो ये जो दिख रहे हैं आपको डॉट डॉट से, ये सभी बीजांड है ना। कितने बीजांड दिख रहे हैं आपको इसमें? 5-6 तो दिख ही रहे होंगे, है ना। ठीक है, देखिए बीजांड निषेचन के बाद बीज बन जाते हैं। क्लियर है? एक लिंगी मादा पुष्प को स्त्री केसरीय पुष्प कहते हैं और एक लिंगी नर पुष्प को कहते हैं पुंकेसरीय पुष्प। मान के चलिए किसी पुष्प में केवल क्या है भैया, नर जननांग ही दिख रहे हैं, यानी पुंकेसरी दिख रहे हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे? पुंकेसरीय पुष्प कहेंगे। और सिर्फ मादा जननांग दिख रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे अपन? स्त्री केसरीय। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है। तो हमने जायांग यानी स्त्री केसर की संरचना के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब हम सिर्फ एक बीजांड को उठाएंगे और उसकी संरचना के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि सारा खेल इसी में होने वाला है। अच्छे से समझना है, एक बार में आपकी समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, देखिए बीजांड की संरचना के बारे में जानेंगे। बीजांड को ओव्यूल कहते हैं और इसका दूसरा नाम है गुरु बीजाणुधानी। तो चाहे आपको गुरु बीजाणुधानी लिखा मिल जाए, चाहे बीजांड लिखा मिल जाए, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसकी संरचना के बारे में देख लेते हैं, संरचना कैसी है। देखिए ये जो है बीजांड की संरचना है और इसको प्रतीप बीजांड कहते हैं। कैसा बीजांड है? प्रतीप बीजांड। प्रतीप क्यों कहा है? जिस बीजांड का माइक्रोपाइलर एंड बीजांड द्वारीय सिरा नीचे की तरफ होता है और चलेजा सिरा यानी बेसल पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ होता है, उसको प्रतीप बीजांड कहते हैं। ठीक है, एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। और यही अपने को पढ़ना है, एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है ना। देखिए बेसल पार्ट जो होता है वो आपको खूब पता है कहाँ पर पाया जाना चाहिए, नीचे पाया जाना चाहिए, है ना। लेकिन ये कहाँ पर है? ऊपर है। और अगर ऊपर है तो ये उल्टा बीजांड हो गया, है ना, उल्टा बीजांड है, इसलिए हमने कह दिया इसको कि ये प्रतीप बीजांड है। समझ में आ रही है बात? बीजांड की संरचना की बात करें तो देखिए सबसे अंदर वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग है ना, इसको कहते हैं अपन गुरु बीजाणुधानी। क्या कहते हैं इसको? गुरु बीजाणुधानी, जिसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो गुरु बीजाणु जनन करके क्या करेंगी? गुरु बीजाणु का निर्माण करेंगी, है ना, मादा युग्मकोद्भिद का विकास करेंगी। और इसके जो बाहर आपको दिख रहे हैं ये क्या है? इंटेगुमेंट है। क्या है? अध्यावरण है, आवरण है, परतें हैं, है ना। तो दो प्रकार की परतें आपको दिख रही हैं, एक तो आउटर इंटेगुमेंट होता है, एक इनर इंटेगुमेंट होता है। ठीक है, दो लेयर्स आपको दिख रही होंगी इसमें, एक आउटर इंटेगुमेंट, एक इनर इंटेगुमेंट, है ना। नहीं दिख रहे हैं क्या? देखो एक तो इनर इंटेगुमेंट है, एक आउटर इंटेगुमेंट है, दो लेयर आपको दिख जानी चाहिए इसमें। तो ये हो गई दोनों लेयर, एक तो आपकी आउटर इंटेगुमेंट है और एक इनर इंटेगुमेंट है ना। समझ में आ रही है कहानी? ठीक है, ये जो गुरु बीजाणुधानी दिख रही है इसी को अपन बीजांड काय भी कहते हैं, न्यूसेलस भी कहते हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, आपको ध्यान रखना है कि गुरु बीजाणुधानी जो है उसी को बीजांड काय कहते हैं, है ना। चलेजा सिरा, जहां पर आपको ना तो इंटेगुमेंट दिखेंगे यानी जो लेयर्स दिख रही हैं ना तो वो दिखेंगे आपको, और ना ही आपको बीजांड काय दिखेगा, दोनों मिक्स हो जाते हैं, उस वाले पार्ट को कहते हैं अपन चलेजा सिरा, है ना। एक उभरा हुआ भाग होता है उसको कहते हैं अपन रेफी। इस पूरे बीजांड में एक उभरा हुआ भाग दिखेगा आपको पीछे की साइड में, उसको कहते हैं अपन रेफी, है ना। इसके अलावा वो हिस्सा जहां पर इंटेगुमेंट नहीं पाए जाते हैं, एक छिद्र की जैसी संरचना होती है, उसको कहते हैं अपन माइक्रोपाइलर एंड। क्या कहते हैं उसको? बीजांड द्वारीय सिरा, है ना। यहाँ पर क्या होता है? बीजांड द्वारीय सिरे पर अध्यावरण नहीं पाए जाते हैं, है ना। और इसी बीजांड द्वारीय सिरे में परागनलिका प्रवेश करती है और फिर क्या होता है, इस तरीके से आएगी परागनलिका, इसमें प्रवेश कर जाएगी और निषेचन जो है आपका संपन्न हो जाएगा। चलेजा सिरा हो गया, माइक्रोपाइलर एंड हो गया। इसके अलावा जो है आपका सबसे निचला जो हिस्सा है उसको कह दिया आपने प्लेसेंटा यानी बीजांडासन, जिस पर पूरा बीजांड टिका हुआ है। ठीक है, अब देखिए दो हिस्से और बचे हुए हैं, एक तो हाइलम है, एक फ्यूनिकल है, बीजांड ब्रंथ। बीजांड ब्रंथ होता है जो बीजांड को किससे जोड़ता है? प्लेसेंटा से जोड़ता है, उसको कह दिया अपन ने बीजांड ब्रंथ, है ना। क्या कह दिया अपन ने इसको? बीजांड ब्रंथ। और वो पॉइंट जहां पर बीजांड बीजांड ब्रंथ से जुड़ा रहता है उसको कहते हैं अपन हाइलम, है ना। अभी आपको और समझ में आ जाएगा, थ्योरी पढ़ी है इसकी। देखिए बीजांड अंडाशय के भीतर सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं। मैंने आपको बताया था कि अंडाशय में बहुत सारे बीजांड हो सकते हैं और इन्हीं में क्या होता है? निषेचन होता है।
जो निषेचन के बाद में बीज में परिवर्तित हो जाती हैं, है ना। जबकि गुरु बीजाणुधानी जो होती है बीजांड का केंद्रीय भाग होता है। कहाँ है गुरु बीजाणुधानी? मैंने बताया था ना, गुरु बीजाणुधानी कहाँ पर है, ये गुरु बीजाणुधानी होती है ना। अब देखिए बीज के सभी पार्टों के बारे में बात कर लेते हैं, और हम जो बात करेंगे वो अंदर से बाहर की तरफ बात करेंगे। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ से बाहर की तरफ बात करते हुए चलेंगे। सबसे पहले अपन गुरु बीजाणुधानी की बात करेंगे, फिर इंटेगुमेंट्स के बारे में बात करेंगे, और जो चलेजा सिरा है, निभागी सिरा है, और माइक्रोपाइलर एंड है, इनके बारे में बात करेंगे। फिर अपन जो है लास्ट में प्लीसेंटा पर आएंगे, है ना। तो सभी संरचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली संरचना है गुरु बीजाणुधानी, जो सबसे केंद्रीय भाग है, आपको पता है, ठीक है। ये बीजांड का केंद्रीय भाग होता है। कैसा भाग होता है? सबसे केंद्रीय भाग होता है, जिसमें क्या होता है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं, मेगा स्पोर मदर सेल्स पाई जाती हैं, है ना। और इन्हीं गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में विभाजन से क्या होता है, गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, ठीक है। अर्थात गुरु बीजाणुधानी में निषेचन संपन्न होता है, ठीक है। केंद्रीय भाग है और यहीं पर क्या होगा, निषेचन संपन्न होता है। आगे मैं इसकी संरचना भी बताऊंगा, फिलहाल के लिए सिर्फ आप जान लो कि गुरु बीजाणुधानी होती क्या है। अब अपन बात करते हैं न्यूसेलस के बारे में, बीजांडकाय के बारे में। देखो, गुरु बीजाणुधानी और बीजांडकाय में कोई फर्क नहीं है, आप दोनों को एक नाम से बुला सकते हो, ठीक है। बीजांडकाय भी केंद्रीय भाग ही होता है। एंजियोस्पर्म में न्यूसेलस यानी बीजांडकाय को ही गुरु बीजाणुधानी कहते हैं, है ना। बीजांड का सेंट्रल टिश्यू जहां पर गुरु बीजाणुधानी या गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती है, उसको बीजांडकाय कहते हैं। ये बीजांडकाय अध्यावरणों से घिरा रहता है, ठीक है। किससे घिरा रहता है? अध्यावरणों से घिरा रहता है। मैंने आपको बताया था दो अध्यावरण होते हैं, एक आउटर इंटेगुमेंट होता है, एक इनर इंटेगुमेंट होता है ना। अब अपन बात करते हैं बेटा अध्यावरण की। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बीजांड के केंद्रीय भाग को घेरने वाले सुरक्षात्मक परतें होती हैं, जो निषेचन के बाद में बीज के आवरण में परिवर्तित हो जाती हैं, और दो प्रकार की होती हैं, बाहरी और एक आंतरिक, ठीक है। समझ में आ गई? अब देखिए, अब अपन बात करते हैं चलेजा एंड यानी निभागी सिरे के बारे में। दो सिरे होते हैं इसमें, एक होता है निभागी सिरा, एक होता है माइक्रोपाइलर एंड यानी बीजांड द्वारीय सिरा, है ना। पहले निभागी सिरे के बारे में जान लेते हैं। देखिए, निभागी सिरा क्या होता है, ओव्यूल का आधारीय भाग होता है। ये बात ध्यान रखना है कि निभागी सिरा कौन सा होता है, बेसल पार्ट होता है, जहां पर इंटेगुमेंट यानी अध्यावरण और न्यूसेलस यानी बीजांडकाय दोनों फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं। आपको पता नहीं चलेगा कि ये बीजांडकाय है या अध्यावरण है, क्योंकि दिखते नहीं है ना। और भ्रूण कोश में प्रतिमुखी कोशिकाएं इसी सिरे की ओर स्थित होती हैं। ये जो सिरा है ना, निभागी सिरा, इसी सिरे की ओर क्या होता है, प्रतिमुखी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस सिरे का काम होता है कि ये बीजांड को पोषण प्रदान करता है ना। समझ में आ गई? अब देखिए, बात कर लेते हैं अपन माइक्रोपाइलर एंड के बारे में, बीजांड द्वारी सिरे के बारे में। ये ओव्यूल का अपर एंड होता है, जहां पर इंटेगुमेंट अधूरी होती है और एक छोटा छिद्र छोड़ देती है, जिसको हमने कह दिया माइक्रोपाइल, ठीक है। क्या अधूरी रह जाएगी? इंटेगुमेंट, ठीक है। अगर इंटेगुमेंट अधूरी रह गई तो वहां पर छिद्र रह जाएगा, और छिद्र है तो वहीं से क्या होगा, परागनलिका इसमें प्रवेश कर जाएगी, और क्या होगा कि जब बीज बन जाएगा तो उसके जर्मिनेशन में भी ये हेल्प करती है, ठीक है। यही छिद्र जो है वो हेल्प करता है ना। समझ में आ गया? अब देखिए, हाइलम, हाइलम, रेफी और फ्यूनिकल, ये तीन पार्ट हैं जो मैंने वहां पर बताए थे आपको। एक बार डायग्राम में देख लो इन तीनों पार्टों को। देखो, ये हाइलम है, ये आपका रेफी है, और ये क्या है, आपका फ्यूनिकल है ना, बीजांड ग्रंथ है। इन तीनों के बारे में बात हो रही है। हाइलम क्या है? वो बिंदु जहां पर बीजांड ग्रंथ बीजांड की मुख्य काया से संयोजित होता है। वो बिंदु जहां पर बीजांड ग्रंथ बीजांड की मुख्य काया से संयोजित होता है, उस पॉइंट को कह दिया हमने हाइलम। क्लियर हो गया? ठीक है। दूसरा है रेफी। रेफी के बारे में हमने बताया था कि हाइलम के सामने एक उभार रूपी संरचना होती है, जिसको हमने रेफी कह दिया, RAPHE यानी रेफी कह दिया इसको, ठीक है। और तीसरा वाला पार्ट है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल जो होता है, ये ओव्यूल को प्लीसेंटा से जोड़ने वाला ग्रंथ होता है। देखो, ये रहा प्लीसेंटा यानी बीजांडासन से पूरे ओव्यूल को जो जोड़ने वाला पार्ट होता है, उसको हमने कह दिया फ्यूनिकल, और जिस पॉइंट पर जुड़ा रहता है उसको कह दिया हमने हाइलम, है ना। समझ में आ गई बात? अब एक नोट लिखा है मैंने, देखिए, अरंडी यानी कैस्टर में बाह्य वातावरण, ये वातावरण नहीं है, ये अध्यावरण है ना।
बाह्य अध्यावरण की अतिवृद्धि को कार अंकल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार अंकल, ये नाम है इसका, ध्यान रखना है कि बाह्य अध्यावरण में अतिवृद्धि हो जाती है, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है बाह्य अध्यावरण, उसको हमने कह दिया कार अंकल। ये बीजाणुधारी छोर पर उपस्थित होता है, ठीक है, और बीजांकुरण में हेल्प करता है, ठीक है। कुछ पादपों में बीजांड प्रंत में ओप्यूरेटर नामक अतिवृद्धि पाई जाती है, जो पराग नलिका के भ्रूणपोष में प्रवेश हेतु सहायता प्रदान करती है। तो देखिए, दो नाम आए हैं, एक है कार अंकल और एक है आपका क्या, ओप्यूरेटर। एक है आपका कार अंकल और एक है आपका ओप्यूरेटर, है ना। तो ये अतिवृद्धियां हैं जो कि किसमें सहायता प्रदान कर रही हैं? बीजांकुरण में सहायता प्रदान कर रही हैं, पराग नलिका के प्रवेश में सहायता प्रदान कर रही हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने स्त्री केसर के संरचना के बारे में जान लिया। इसके अलावा बीजांड की जो संरचना होती है उसके भाग कितने होते हैं, उन सभी भागों के बारे में हमने बात कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेटा मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में, यानी गुरु बीजाणु जनन के बारे में अपन बात करेंगे, है ना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।